जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और मैं प्रजापति सर आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपका परिवार भी हंसी खुशी में होगा। आपका हमारे YouTube चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम संज्ञा के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि हर परीक्षा में संज्ञा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें संज्ञा की नस को पकड़ के रखना है कि इसकी जो भी कमजोरी है हमारे पास, उस कमजोरी को हमें क्या करना है, हमेशा के लिए अलग करना है। और संज्ञा जैसी चीज़ को हमेशा के लिए हमें अपने मन में याद करके रखना है। चलिए तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। संज्ञा, आज का टॉपिक है संज्ञा। परिभाषा, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 3। हिंदी में संज्ञा होती है 3 प्रकार की। संज्ञा के कितने भेद होते हैं हिंदी में? 3। चलिए तो दोस्तों, संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के को 2 भागों में बांटा गया है। तो जातिवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला द्रव्यवाचक, या जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 2। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से हमारी संज्ञा कितनी हो जाती है? 5 प्रकार की हो जाती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हो जाते हैं? 5। मुख्य रूप से हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे हमारे आने वाले नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। चलिए तो संज्ञा के भेद होते हैं 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे कहते हैं या हम पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे इसको? पदार्थवाचक संज्ञा। 5वां होता हमारा भाववाचक संज्ञा। चलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इन सभी संज्ञाओं के बारे में हम क्या करेंगे, अब विस्तार से जानेंगे, प्रत्येक का एग्जाम्पल। क्योंकि मुख्य तो ये चीज़ है कि वो कौन सा टॉपिक आपके पास दे रहे, उस टॉपिक में से हमें ये बताना है। कोई सेंटेंस आता है कि उसमें जैसे राम घर जाता है तो पूछ लेता है कि राम को अंडरलाइन कर दिया और राम में कौन सी संज्ञा है, तो फिर हमें बताना होता है कि राम में कौन सी संज्ञा है। तो राम कैसा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए तो हम इसको विस्तार से देखते हैं। तो हमारा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक में हमें ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता, किसी वस्तु का नाम आ सकता या स्थान का नाम आ सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए, जैसे इसके एग्जाम्पल है राम, श्याम, टेबल, कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई आदि। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी? तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं राम और व्यक्ति। ये सभी किसी ना किसी या तो व्यक्ति के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं। राम और श्याम क्या है? व्यक्तियों के नाम है। टेबल, कुर्सी और कार ये क्या है? वस्तुओं के नाम है। दिल्ली, मुंबई ये क्या है? शहरों के नाम है या स्थान के नाम है। राम व्यक्ति का नाम है। तो हमें ध्यान रखना है कि किस संज्ञा में कौन से प्रकार की संज्ञा आएगी, क्योंकि संज्ञा का जो प्रश्न आता है वो उनके भेदों में से पूछा जाता है।
चलिए तो फिर टेबल। तो टेबल क्या है? बैठक का साधन है। ये टेबल एक बैठने का साधन है, किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी पिछली बार के एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि टेबल कौन सी संज्ञा है, तो इसमें हम अक्सर लगा देते हैं कि टेबल जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि टेबल क्या है? एक बैठने का साधन है, इसका एक व्यक्तिगत नाम है। ये क्या कर रहा है? एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो नेक्स्ट है कुर्सी। तो कुर्सी क्या है? कुर्सी भी एक बैठक का साधन है, किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है। कुर्सी भी क्या है? एक बैठने का साधन है। जैसे स्कूलों में चलती है कुर्सी और टेबल, किंतु क्या है? नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए यह भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारा कुर्सी और टेबल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कार। कार क्या है? यातायात का साधन है, किंतु संपूर्ण यातायात नहीं, कार एक माध्यम है। यदि यातायात पूछते तो बात अलग थी, इसमें पूछ रहा कि कार क्या है, तो कार एक यातायात का साधन है। तो कार एक माध्यम है, इसलिए कार भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम दर्शा रहा है कार, इसलिए कार को भी हम किस श्रेणी में लाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चलिए नेक्स्ट हमारा इसके कारण यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंगित कर रहा है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट हमारा दिल्ली। यह एक राज्य है। दिल्ली क्या है? एक राज्य है, किंतु पूरा देश नहीं है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि पूरा राज्य होता तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा में ला सकते थे, लेकिन दिल्ली क्या है? एक राज्य का नाम है, किंतु यह पूरे देश को नहीं दर्शा रहा है, इसलिए हम इसको क्या में लाएंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चलिए इसी तरह से मुंबई। मुंबई भी क्या है? राज्य है। तो मुंबई क्या है? मुंबई हमारी महाराष्ट्र की राजधानी है, किंतु यह पूरे देश को नहीं दर्शाता है, इसलिए यह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसे भी हम क्या में लाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लाएंगे। चलिए कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण निम्न हैं। तो व्यक्तियों के नाम। अब हमें व्यक्तियों के नाम देखना है, जैसे राम, श्याम, मोहन, यशोदा, सुमित्रा, कृष्ण, गोपाल, कुछ भी नाम हो सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे? व्यक्तियों के नाम। तो इसमें व्यक्तियों के नाम दर्शाए जाएंगे आदि। देशों के नाम में क्या क्या हो सकता है? भारत है, चीन है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अमेरिका, ऐसे कोई भी देश का नाम आ सकता है जिसे हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखना है। चलिए नेक्स्ट आता महीना के नाम। तो महीनों के नाम में कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो कहाँ? दिसंबर तक। और हमारे ये जनवरी फरवरी है इंग्लिश महीना, और चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ये आ जाते हैं हमारे किसमें? हिंदी वाले महीने में आ जाते हैं, तिथि वाले। तो इसमें महीनों के नाम भी आ सकते हैं, चाहे वो हिंदी वाले हो चाहे वो अंग्रेजी वाले हो। चलिए पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, आल्प्स, सतपुड़ा, केटू, गॉडवन और माउंट एवरेस्ट। माउंट यानी विश्व की सबसे बड़ी चोटी भी माउंट एवरेस्ट, जिसका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जितने भी पर्वत है यदि उनका एक्चुअल नाम है तो उसे भी हमें क्या में रखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखना है। अब आता है महासागरों के नाम। तो जैसे हिंद महासागर, काला सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, तो जो भी महासागर आ जाए उसको भी हमें क्या में रखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा इसी में लाल सागर आदि। तो कोई भी महासागर आ जाए उसको हमें क्या में रखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला आता है धार्मिक ग्रंथों के नाम। जैसे कोई भी धार्मिक ग्रंथ, रामायण है, गीता है, महाभारत है, कुरान है या साकेत है, कोई भी धार्मिक पुस्तक का नाम है, यदि उसका व्यक्तिगत नाम है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही रखेंगे। तो इस तरह से हमें रामायण, महाभारत और गीता और कुरान को क्या में रखना है? हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही
रखना है। चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कोई भी शब्द आ जाए और वो उस वस्तु, व्यक्ति या नाम की जाति का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, इनको हम नाम ना कह के ये कहेंगे कि ये लड़के हैं या ये विद्यार्थी हैं, तो इनका जो एक कॉमन नाम होगा उसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। तो किसी भी व्यक्ति का नाम न ले करके उसकी जगह पर लड़का, लड़की, नदी, पर्वत ऐसे शब्द का उच्चारण करेंगे तो वहाँ हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ पर लड़का शब्द किसी एक के लिए नहीं है बल्कि बहुत सारे लड़के हैं। क्या हैं, बहुत सारे लड़के हैं। जैसे हम यहाँ लिखें राम, मोहन, तो इन सभी को मिला के हम क्या कहेंगे, लड़के, तो बन जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों अभी वीडियो चल रहा है, आप दूसरों लोगों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकें। चलिए अगला, सभी बॉयज़ को लड़का ही कहा जाता है। जितने भी बॉयज़ होते हैं सबको क्या कहते हैं, लड़का ही कहते हैं, इसलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार लड़की, नदी, पर्वत आदि केवल एक के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों को लड़कियां भी कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। चलिए हमारा तीसरे नंबर पे आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य जिसे हम कहते हैं पदार्थ, क्या कहेंगे, पदार्थ वाचक संज्ञा। तो इसका दूसरा नाम है पदार्थवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप इसको जल्दी से राइट कर लीजिए। जिस संज्ञा में किसी भी शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या सामग्री, पदार्थों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, घी, सोना, तांबा, ऊन आदि, और हमारा पानी भी आ जाएगा, लिक्विड वाली चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसी संज्ञा जिसमें पदार्थों के नाम आ जाए या द्रव्य, सामग्री के नाम आ जाए उसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों ध्यान रखें कि जिस संज्ञा में धातु, द्रव्य, सामग्री और पदार्थ आते हैं उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए तो द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। गेहूँ भोजन की सामग्री है, तो गेहूँ क्या है, भोजन की सामग्री है। चलिए चावल, तो चावल क्या है, भोजन की सामग्री है। चलिए दोस्तों, इसमें से आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि संज्ञा भी दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है गणनीय, जिसे हम क्या कहते हैं, गणनीय। दूसरा होता है अगणनीय। तो जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं वो गणनीय संज्ञा होगी, जिस संज्ञा को नहीं गिन सकते वो अगणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा में हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जबकि अगणनीय संज्ञा में हमारा जिसको हम नहीं गिन सकते तो पदार्थवाचक संज्ञा आ जाएगा और भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ना तो हम पदार्थ को गिन सकते हैं और ना ही भाव को किसी को गिन सकते हैं। या हम ऐसा कहें, किसको कह दें कि भैया इसको 3 किलोग्राम गुस्सा आ रही, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसकी गुस्सा को हम तौल नहीं सकते हैं। चलिए तो घी क्या है, भोजन की सामग्री है। तो घी भी अपना भोजन में, चावल भी भोजन में, गेहूँ भी में, अब इनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। चलिए अगला है सोना। तो आभूषण के लिए एक द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है। तो सोना क्या है, आभूषण बनाने के द्रव्य पदार्थ है। तो चांदी भी
आभूषण के लिए एक पदार्थ है। चलिए तांबा, तो तांबा क्या है? एक धातु, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। तो ये भी हमारा पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऊन। तो ऊन का उपयोग वस्त्र बनाने की सामग्री में उपयोग होता है। तो ये भी, अब ऊन को भी नहीं कह सकते हैं, तो ऊन भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन यानी आगरणीय संज्ञा में आएगा। चलिए तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह समाज का बोध हो, वह समूहवाचक या समुच्चयवाचक संज्ञा कहलाता है। जिसमें किसी एक व्यक्ति का नाम न आकर के उस पूरे समूह का नाम होता है, उसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। ये हमारा गणनीय संज्ञा का भेद है या प्रकार है। तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें के सिंगल यूनिट का नाम नहीं आए, बल्कि सारी एक जो सभी सम्मिलित लोग हैं उन सब का नाम आए, पूरे समूह का नाम आए, उसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक जिसमें एक व्यक्ति का नाम ना आकर के बहुत सारे सदस्य या टीम या सेना का नाम आता है, उसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। तो उसमें जैसे सोना, सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार, ये सभी किस में आते हैं? हमारे समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। सेना किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते, सेना बहुत सारे सैनिकों का समूह है सेना। पुलिस, तो पुलिस क्या है? ये भी एक समूह है। पुस्तकालय, ये भी क्या है? समूह है। चलिए तो समूहवाचक के कुछ हम उदाहरण देखते हैं। चलिए इसमें उदाहरण समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण कि सेना, सेना में कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूह की बात हो रही है। तो सेना में कितने? कई सैनिक होते हैं, तो यहाँ पे एक समूह की बात हो रही है। पुलिस, पुलिस हर स्थान, राज्य और देश में होते हैं, उसी बड़े रूप को इंगित किया जा रहा है। तो पुलिस किसको कहते हैं? बहुत सारे भीड़ वाले क्षेत्र को, जहाँ बहुत सारी पुलिस होती है, उसको कहते हैं हम पुलिस। अब चाहे एक पुलिस आए तो भी पुलिस कहेंगे, चाहे हजारों पुलिस आए तो भी हम क्या कहेंगे? पुलिस, क्योंकि ये एक समूह का नाम है। चलिए अगला पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होती है, यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। पुस्तकालय में कितनी बहुत सारी पुस्तकों की बात हो रही है, तो उस समूह को कहते हैं हम पुस्तकालय। दल, तो अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समूह का निर्माण होता है। तो दल में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, जिसे हम दल कहते हैं। समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति बनती है। ऐसे होता है टीम, तो जैसे हम क्रिकेट टीम भी कह सकते हैं, जिसमें एक लोग की नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर के एक समूह बनाते हैं, जिसे हम टीम या खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम भी कहते हैं। तो समिति, एक समिति या समूह का निर्माण होता है। आयोग, तो आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें भी क्या होते हैं दोस्तों? अनेक सदस्य होते हैं। अगला परिवार, तो एक परिवार में भी अनेक सदस्य हो सकते हैं। तो ये भी क्या है? कई लोगों के मिलने से एक समूह बना, जिसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो परिवार में 2 या 3 पीढ़ी भी हो सकती हैं। चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट आता हमारा भाववाचक संज्ञा। तो हम वीडियो के अंत में एक बार फिर से पुनः दोहराएंगे, जिसमें हम केवल मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। चलिए तो हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा कहाँ होती है? जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अवस्था, गुण दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे काला और गोरा, काला गोरा। चलिए और क्या सकते हैं? जैसे मोटा, और हो सकता हमारा पतला। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? भाववाचक संज्ञा के। तो इस संज्ञा को भी हम किस में लाते हैं? इसको भी हम लाते हैं अनकाउंटेबल में। किस में लाते हैं? UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल
नाउन, या जिसे हम कहते हैं आगरणीय संज्ञा, क्योंकि हम किसी के गुण और दोषों को तौल नहीं सकते, नाप नहीं सकते कि उसमें कितने गुण दोष हैं। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जैसे बुढ़ापा, क्या है? बुढ़ापा, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा, ये सभी क्या हैं? भाव हैं। तो इन सभी भावों को हम तौल नहीं सकते, तो उसको लाएंगे हम आगरणीय संज्ञा में। अब ये भाव है व्यक्ति के, मिठास, क्रोध, हर्ष, ये सभी क्या है? व्यक्तियों के भाव हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जीवन की एक क्या है? अवस्था है। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। अगला था मिठास, तो मिठास मिठाई का गुण है। मिठास क्या है? मिठाई का गुण है। अगला है क्रोध, तो क्रोध एक भाव या दशा है। क्रोध क्या? एक व्यक्ति के भाव या दशा है कि किसी को गुस्सा आता है, किसी को नहीं आता है। हर्ष, हर्ष एक भाव की दशा है। तो खुशी, हर्ष यानी खुशी, तो ये भी क्या है? भाव है। इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसको कितनी खुशी हो रही, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को 1 लीटर या 2 किलोग्राम या 5 ml खुशी हो रही है, क्योंकि इस चीज़ को हम गिन नहीं सकते, केवल उसके भाव को समझ सकते हैं। चलिए अगला था यौवन, यौवन एक स्त्री की दशा है। चलिए नेक्स्ट है बालपन, तो बालपन बालक का गुण है। बालपन क्या है? बालक का गुण है, यह एक दशा है या अवस्था है। मोटापा, अगला था मोटापा, मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। तो ये सभी किस में आ जाएंगे? हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल है कि राम, राम एक लड़का है। राम क्या है? लड़का है। तो इसमें राम में बताना है, तो राम क्या है? इसमें कौन सी संज्ञा है? तो राम में आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि लड़का का पूछे तो इसमें आ जाएगी जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे सीता सुंदर लड़की है। तो इसमें सीता क्या है? सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर एक बता रहा, एक भाव है। सुंदर क्या है? भाव है। तो इसमें सुंदर में आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। और लड़की, लड़की क्या है? उसकी जाति है, तो लड़की में आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यह है मोटा लड़का है, तो मोटा क्या होगा? भाव है। मोटा, पतला, गोरा, लंबा, चौड़ा, तो ये सभी क्या है? भाव है। तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा? भाववाचक संज्ञा। और लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देंगे, उसमें देंगे हम आपको क्विज देंगे। तो क्विज में से आपको जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं संज्ञा के, वो सभी सम्मिलित किए हैं, तो वो आपको हम उपलब्ध कराएंगे। चलिए तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हंगामा ऑफ साइंस आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आप इस नाम से चाहे आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च करेंगे, या टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, या फेसबुक पे, या इसी नाम से हमारा व्हाट्सएप अकाउंट भी है। किसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिंक होती है उसमें सभी अकाउंट्स डले हैं, उस पर आप फॉलो करके हमें किसी भी अकाउंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो या तो हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल से फॉलो करें, या फिर हमारे टेलीग्राम से भी आप हमें भेज सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम एक कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छे रहें, खुशी में रहें, साथ ही आपका अध्ययन भी बहुत अच्छे तरीके से होता रहे। एक समय ऐसा आए कि जब आप हमारी वीडियो पढ़ करके कुछ बने, तो इसमें हमें भी बहुत खुशी होगी। जय हिंद दोस्तों।